नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 8 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, आज सभी 2500 प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। और ये सभी 2500 प्रश्न भेजे जाने का श्रेय जो दिया जाता है ये ओमकार पटेल साहब को दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे टाइमिंग भी देख रहे होंगे और यहाँ पे सभी प्रश्नों को उन्होंने हूबहू टाइप करके भेजा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आज का जो ये पूरा वीडियो में जो ऑथेंटिक 2500 प्रश्न है इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और सभी प्रश्न का एक्स्ट्रा फैक्ट हम साथ में ही डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इससे आपको काफ़ी फायदा होता है। और आज बता दूं कि जो रेस्ट के दिन हमने 4 या 5 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था पिछले 2-3 दिन के दरमियान, वहां से 8 से 9 क्वेश्चन जो है आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिला है। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आए थे। एक प्रश्न पूछा गया था कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। एमटीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 या 14 आप देखिएगा, जिसमें बीसीसीआई की स्थापना, प्रथम अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष और जो है इसका मुख्यालय, ये सभी की बात मैंने कर लिया। और आईसीसी बीसीसीआई की बात मैंने परसों भी करा था। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना जो है ये 1928 ईस्वी में होती है। इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में है बीसीसीआई का, है ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है ये रोजर बिन्नी है, जो ये करंट सेक्शन से ही क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ज़्यादा दिन बदले हुए नहीं हुए हैं। इससे पहले इन्होंने सौरभ गांगुली साहब जो है इस पर बैठे हुए थे, अध्यक्ष थे बीसीसीआई में। अभी जो है अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है ये राजीव शुक्ला है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो ग्रांट गोवन, चार्ल्स ग्रांट गोवन इनका नाम है, जो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे जब 1928 में बना था। अब आ जाता है आईसीसी, इसी के जैसा संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1909 ईस्वी में होता है। हालांकि इसकी मुख्यालय कई जगह बने, लेकिन जो प्रेजेंट में मुख्यालय है ये आपका दुबई के अंदर है। और अध्यक्ष जो है ये ग्रेग बर्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं। और ग्रेग बर्कले का कार्यकाल जो है 2022 में समाप्त हो रहा था, लेकिन इसमें बढ़ोतरी किया गया है, तो अभी भी ग्रेग बर्कले ही आईसीसी के पोस्ट पे अध्यक्ष के रूप में बैठे हुए हैं। एक प्रश्न देखने को मिला, नवरेह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपका न्यू वर्ष का जो आपका ये दिए हैं पीडीएफ, उसमें जो ये ग्राफ है, जो मैप है न्यू वर्ष वाला, उसमें शायद आपको ये भी मिलेगा नवरेह त्योहार। ये आपका कश्मीर में मनाया जाता है, खास करके कश्मीरी पंडित के द्वारा, और वहाँ का ये नववर्ष माना जाता है नवरेह त्योहार का। एक आपका नवरोज त्योहार होता है जो एनिशिएंट हिस्ट्री का है, और ये पारसी धर्म का त्योहार है जिसे चलाए थे बलबन ने। तो ये वाला नहीं पूछा था, पूछा था नवरेह त्योहार कहाँ का है, तो आपका आंसर है कश्मीर का। इसके अलावा नवरेह को कश्मीरी नववर्ष कहा जाता है। हेमिस त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क भी है, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस, ठीक है। और हेमिस त्योहार भी है जो लद्दाख में ही मनाया जाता है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप फूल का नाम होता है, ये भी आपका कश्मीर के अंदर ही मनाया जाता है। उगादी त्योहार ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नववर्ष के रूप में मनाते हैं। पोतांदू त्योहार तमिलनाडु के अंदर नववर्ष के रूप में मनाते हैं। विशु त्योहार केरल के अंदर नववर्ष के रूप में मनाते हैं। गुड़ी पाड़वा और महाराष्ट्र और गोवा के अंदर जो है नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्योहारों में से है। तो देख लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ है, नववर्ष के त्योहार से एक क्वेश्चन फिक्स कर रखा है एग्जामिनर ने, है ना। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है, पीएम प्रशिक्षित मेला में कितने जिलों ने भाग लिया था। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। आई थिंक 242 जिलों ने भाग लिया था। देखिएगा क्या 242 ऑप्शन में था। इसमें मैं 100% आपको सटीक आंसर नहीं दे सकता क्योंकि इसमें जो है मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन 242 होना चाहिए। बताइएगा 242 था कि नहीं। इसके अलावा विद्युत धारा जोड़ने और हटाने पर किसका प्रयोग होता है। देखिए इसमें ऑप्शन डिपेंडेंट है। ऑप्शन डिपेंडेंट है कि ऑप्शन में सबसे सटीक कौन बैठ रहा है इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। वैसे विद्युत धारा का जुड़ाव और हटाव फ्यूज के माध्यम से भी होता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे फ्यूज का डिस्कशन करके बताऊंगा। फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होता है निम्न होना चाहिए। गांव घर में भी आप फ्यूज देखे होंगे, जो कटआउट लगे होते हैं उसके बीच में एक छोटा सा लिंक बना होता है, और कुछ नहीं फ्यूज होता है। ये क्या काम करता है कि जब धारा का प्रवाह हाई हो जाता है तो हमारे इक्विपमेंट को जलने से बचाने के लिए खुद को जला लेता है और परिपथ को ब्रेक कर देता है, इसे बोलते हैं फ्यूज। तो आपसे पूछा जाता है भाई फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए, तो लो
लो, और फ्यूज का रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो हाई, है ना। और फ्यूज बने किसके होते हैं, तो शीशा और टीन के जो मिक्सचअप होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, इससे बना होता है। इसके अलावा फ्यूज परिपथ को जलने से बचाती है। हाई करंट जब फ्लो होने लगता है तो खुद को ब्रेक कर लेता है, यही चीज मैंने बताया। तो इसमें भी ऑप्शन डिपेंडेंट हो गया कि ऑप्शन क्या था। इसके अलावा भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे हो जाता है, एकदम लल्लू सा सवाल है ये, है ना। तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पे होती है ना। और इसका इतिहास मैंने पूरा ही बता रखा है भाई, कि भारत की जनगणना की जो शुरुआत है 1872 ईस्वी से लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, और ये वही मेयो है जो अंडमान निकोबार में मारा गया था, ठीक है। अंडमान निकोबार में इनका हत्या कर दिया गया था। तत्पश्चात 1881 में रिपन के समय से 10 वर्षों के अंतराल पे जनगणना किए जा रहे हैं, जो आज तक चल रहा है। इसके अलावा आज़ादी के बाद अगर प्रथम जनगणना की बात करें तो 1951 में आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना कराए गए थे। अंतिम जनगणना 2011 में हुआ है, जिसका डाटा लेके आपको एग्जाम में जाना है। 2021 में जनगणना प्रस्तावित है, 2021 के जगह पे 23 चल रहा है, लेकिन डाटा रिलीज नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी तक जो भी एग्जाम होंगे इसमें हमें 2011 का ही डाटा लेके एग्जाम हॉल के अंदर जाना है, लिखित में नहीं ले जाना है, मन के अंदर ध्यान याद करके ले जाना है। जनगणना के अध्ययन को जनांकिकी या डेमोग्राफी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। वनों का सर्वेक्षण जो होता है ये 2 वर्षों के गैप के बाद, 2 साल के अंतराल के बाद होता है, और कृषि जनगणना 5 सालों के अंतराल के बाद होता है। तो जनगणना के अपने पास 3 फॉर्म है। अब तो जो जानवर की जनगणना भी आ गई है और जाति आधारित जनगणना भी आ गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जाति आधारित जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य कौन है इंडिया में, तो बता दीजिएगा बिहार है, ठीक है। वनों का सर्वेक्षण कितने साल पे होता है, 2 साल पे। पिछली बार 21 में हुआ था, अब 23 में होना है। कौन करवाता है भैया, एफएसआई करवाता है। एफएसआई का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून के अंदर है, ठीक है। और कृषि जनगणना कितने साल पे होते हैं, 5 साल पे, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई जनगणना जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची से परिचित है, तो आपको सूची जब याद हो तो पता होना चाहिए कि कौन कानून बनाता है इस पे। तो जनगणना जो है ये संघ सूची की विषय है, इस पे केंद्र का नियंत्रण होता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित द्रव को क्या कहा जाता है। तो केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव स्थित होता है, एक चिपचिपा सा लसलसा सा द्रव होता है, इसे कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि, मैं एक दिन बताया था ना कि कोशिका खुद इतने छोटा है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट जिसके नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब जो भी है ना। तो जो ये सब में इसमें समाये रहते हैं, तो ये एक दूसरे से चिपके नहीं, इसके बीच में एक द्रव रहता है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं कोशिका द्रव, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और भी कुछ सीखने को है यहाँ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोशिका जो है जीवित जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। जैसे तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। इस प्रकार से क्वेश्चन और आपसे इस लैंग्वेज में पूछता है कि तंत्र की इकाई क्या होते हैं, तो न्यूरॉन होते हैं। और वृक्क की इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होते हैं। यहाँ से भी कई दफा मैंने क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए देखा है, अब तो आंखें बूढ़ा हो गया है ना। तो यहाँ पे नेफ्रॉन जो है वृक्क की इकाई होती है, तंत्र की इकाई जो है न्यूरॉन होती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, क्रियात्मक इकाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रक्त जो है क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक बता देना, कोई लिक्विड बता के मत आ जाना, ठीक है। जिसकी खोज 1665 ईस्वी में, यानी जो कोशिका है, यूं कहे तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहिए या फिर कोशिका की खोज कहिए, सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। और ये क्वेश्चन भी इसी बार एमटीएस में पूछा गया था। 1665 ईस्वी को नॉमिनेट करते हुए पूछा गया था कि इस फला सन में कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक थी। लेकिन मैं एक बात आपको हमेशा जोर डाल के बताता हूं कि भाई जब भी जीवित कोशिका की बात करें तो ल्यूवेनहाउक आंसर करके आने का है। इसके अलावा कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। और इस फॉर्म में आपको एक साइनोलॉजी मिलेगा। जो साइनोलॉजी जो है ये कुत्ता का अध्ययन होता है, वैज्ञानिक अध्ययन। ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे जाते हैं, जैसे जनसंख्या का अध्ययन मैंने डेमोग्राफी बताया, तो ये भी आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है। इसके अलावा आज जो अंग्रेजी में साइनो आया है, ये आया है जेनिथ। जेनिथ का मतलब आप जानते हैं टॉप होता है, क्लाइमैक्स बोल सकते हैं इसको, है ना, पीक बोल सकते हैं इसको, है ना। जो भी चोटी ऊंचाई वाला उसे जेनिथ बोलते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाता है, गर्त। गर्त का क्या हो जाएगा, नादीर, है ना, NADIR, नादीर। इस प्रकार से, है ना, बॉटम हो सकता है इसका उल्टा, है ना। तो ये आया था आज। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो है मुख्य डिफरेंस क्या होता है कि जो सेल वाल है ये आपका ओनली पादप कोशिका में ही होता है, कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में नहीं होता है। इसके अलावा बंगाल विभाजन के प्रमुख कारण आपसे पूछे गए थे। तो बंगाल विभाजन जो है ये आपका कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, 16 अक्टूबर को।
ठीक है। और 19 जुलाई 1905 को जो है 19 जुलाई, हाँ शायद 18 जुलाई 1905 या 19 जुलाई 1905, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस दिन ये कानून बनाया गया था। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ था, तो ये वाला डेट आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। तो बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण पूछा गया था। देखिए कारण चाहे जो भी हो, मोटो तो एक ही था कि राज करना था अंग्रेज को, है ना। तो मुझे जो सबसे सटीक कारण लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास, मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने के उद्देश्य से जो है इन्होंने बताया था कि भाई जो है हम अलग अलग कर रहे हैं, और फूट डालो राज करो के शासन पे तो चल ही रहे थे, तो कुछ भी हो फायदा अपना ही देख रहा था। तो इसमें भी ऑप्शन डिपेंडेंट हो गया कि सटीक आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा बंगाल विभाजन, इसे बंग भंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। यही चीज बताया जो मैं मौखिक रूप से यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा बंगाल विभाजन के समय अंग्रेज गवर्नर पूछा जाता है तो लॉर्ड कर्जन होता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि I2U2 को किस नाम से और जाना जाता है ना। I2U2, तो I2U2 को जो है पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि क्वाड में कौन कौन सा देश है बता रखे हैं, और क्वाड का जो अभी सम्मेलन हुआ है आज न कल छपेगा जरूर, मालाबार 2022 नाम दिया गया है, ठीक है। तो क्वाड में जो है भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, और जो I2U2 है इसमें I से इंडिया हो जाता है और I से इजराइल हो जाता है, और U2 का मतलब USA और आपका UAE, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये चारों देश है इसमें I2U2 में। इसके अलावा क्वाड का भी यहाँ हो गया भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका अमेरिका। इसके अलावा गेहूं के पैदावार किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। दोमट मिट्टी में भी गेहूं हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी में भी गेहूं हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा आपका बुलई मिट्टी में भी गेहूं होती है लेकिन कम होती है। तो डिपेंड करता है कि ये भी था ऑप्शन में, ये भी था और ये भी था, तब तो दोमट चेंज करना, सिलेक्ट करना है। अगर दोमट है ही नहीं ऑप्शन में तो जलोढ़ सिलेक्ट करना है। तो थोड़ा सा विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमेशा एक ही आंसर नहीं होता, ये नहीं रहेगा तो ये भी हो सकता है ना। तो इसके अलावा गेहूं किस प्रकार की फसल है भैया, तो रबी की फसल है। और कल मैंने बताया था रबी की फसल कब बोया जाता है, खरीफ की कब बोया जाता है, और जायद के किस टाइम गैप में किया जाता है। भारत में हरित क्रांति पर सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं के ऊपर ही पड़ा था। हरित क्रांति भारत में 1967 के जो है समय में आया था, और सबसे पहले पंजाब में दस्तक दिया था, और सबसे अधिक प्रभावी गेहूं पे रहा था। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारत के अंदर जनक है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। देखिए रोजर फेडरर का संबंध टेनिस से है, इन्हें कौन नहीं जानता है। जो आप ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट देखते सुनते होंगे या एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करते हैं, अमेरिका ओपन, USA ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, तो इनका नाम तो कई बार आप सुने ही होंगे क्योंकि कई टाइटल जीत चुके हैं, महान हस्ती है। तो रोजर फेडरर जो है ये लॉन टेनिस लिखा होगा आपके ऑप्शन में, क्योंकि टेनिस को लॉन टेनिस भी बोलते हैं, और जो दूसरी प्रकार का टेनिस होता है उसे टेबल टेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन टेनिस या टेनिस बोल सकते हैं इसे। तो इसी के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इस फॉर्म में कुछ और खिलाड़ियों को देख लेते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए, जैसे नोवाक जोकोविच, ये टेनिस के ही खिलाड़ी हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। सेरेना विलियम्स ये टेनिस के ही खिलाड़ी हैं, USA की है, हालांकि ये USA के बाद दूसरे कंट्री भी गई। राफेल नडाल ये भी टेनिस से संबंधित है। इसके अलावा मारिया शारापोवा, है ना, ये भी टेनिस की खिलाड़ी है, मारिया शारापोवा। ईगा स्वीटेक, है ना, ईगा स्वीटेक ये भी टेनिस की खिलाड़ी है ना। इसके अलावा आर्याना सबलेंका जो इस बार के ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल के विजेता है, ए सबलेंका, तो ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा लिएंडर पेस भारतीय, महेश भूपति भारतीय, ये भी टेनिस के खिलाड़ी है। महेश भूपति को आप जानते ही होंगे, लारा दत्ता का हस्बैंड है ये, तो ये भी टेनिस खिलाड़ी है ना। और जो सानिया मिर्जा को तो आप जानते ही हैं किनके पति पत्नी है ना। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 से 61 तक मैंने डायरेक्ट ही बताया है, इसको एक फार्मूला में भी पिरो दिया था। पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दयोदशम, इसमें से आप बैठा सकते हैं इसको 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल में, आपको एकदम टिच बैठेगा। जैसे प से क्या हो जाएगा भैया, पद हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा, कार्यपालिका का प्रदान होता है 53 के तहत। 54 में नी हो जाएगा, 52, 53, 54, तो नी में क्या हो जाएगा, निर्वाचन। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रखा है, शपथ।
100 कहाँ है, सेकेंड लास्ट। मैंने कहा सबसे लास्ट होता है 61, तो सेकेंड लास्ट कितना हो जाएगा, 60। यानी आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ की बात करी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो शपथ है, आज राष्ट्रपति से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इतने ही आर्टिकल याद रखने से दोनों प्रश्न जो है 4 नंबर बटोर के लाते थे आप। ठीक है, तो अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति के शपथ से है। राष्ट्रपति का पद 52 है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 है, जैसे दसम था ना लास्ट में, दसम, और मैंने कहा था कि 52 से 61 तक, तो लास्ट में 61 आ रहा है, तो मौ से महाभियोग। महाभियोग क्या है भाई, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, जो किस देश के संविधान से लिया गया है आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना है, क्योंकि मैंने कल ही बताया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति से संबंधित लगातार आर्टिकल 52 से 61 यही बताया मैंने। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश है ना, कब जारी, क्या मतलब किस आर्टिकल से जारी होता है, 1, 2, 3 से। और राज्यपाल का भी अध्यादेश है जिसमें 1, 2 को आपको इंटरचेंज कर देना है, तो ये 213 हो जाएगा। इससे राज्यपाल यानी गवर्नर जो है आपका अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का जो आपका मतलब फॉरगिवनेस, क्षमादान वाली जो बात होती है, ये आपका जो है 72 में है। और आपका राज्यपाल का भी क्षमादान का पावर है 161 में है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए अगला पॉइंट पे चलता है कि राष्ट्रपति जो के द्वारा जो लोकसभा को भंग किया जाता है लोकसभा का जो भंग किया जाता है यह आपका आर्टिकल 85 के थ्रू किया जाता है किसी विशेष परिस्थिति में, या फिर लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है किसी विशेष परिस्थिति में। ये कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा आर्टिकल इस प्रकार के पावर प्रदान करते हैं, तो आर्टिकल 85 प्रदान करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति साहब ज्वाइंट सीटिंग को भी बुलाते हैं। ज्वाइंट सीटिंग आप जानते हैं कि जब धन विधेयक की बात हो, जब धन विधेयक की बात हो या फिर जब धन विधेयक की बात हो या फिर संविधान संशोधन की बात हो, उस समय ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है हमारे इंडिया में। अन्यथा सभी विषयों पे ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। ये 2 बात जरूर ध्यान रखेंगे, अच्छे एग्जाम में आते हैं पीसीएस लेवल वगैरह में, कि ज्वाइंट सीटिंग कब नहीं बुला सकता राष्ट्रपति। तो हम जनरली क्या जानते हैं कि ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये नहीं जानते कि किस कंडीशन में नहीं बुलाते हैं। तो जब धन विधेयक की मामले की बात हो तो ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, अन्यथा ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। ये आर्टिकल 108 जो है राष्ट्रपति साहब को ज्वाइंट सीटिंग बुलाने के लिए जो है पावर देते हैं। ज्वाइंट सीटिंग जो है अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा नहीं कराया जाता है, ज्वाइंट सीटिंग का स्पीकर के द्वारा कराया जाता है। स्पीकर मीन्स लोकसभा के अध्यक्ष, जो वर्तमान में ओम बिरला साहब है, और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति साहब जो है आर्टिकल 75 का ए के थ्रू पीएम की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और उसके बाद जो अन्य मंत्री होता है इसी प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और 76 जो आर्टिकल है ये अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं आपका कौन, राष्ट्रपति साहब। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है और कौन है ये सब बता चुका हूं मैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडिया के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं सेंट्रल स्तर पे, और राज्य के अंदर जो है एडवोकेट जनरल होता है। मैंने कहा था राष्ट्रपति को गवर्नर से लगाइए, सीएम को पीएम से लगाइए, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को महान्यवादी से लगाइए, चीजें आसान होती चली जाएगी, आपको समझ डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है। देखिए संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम की रीड होती है। आज यहाँ संविधान से 4 से 5 क्वेश्चन आया है। ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची से अब जो है भाषा कितने हैं, तो 22 है। कितने हैं, 22 है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय जो है संविधान जब बनके तैयार हुआ था तो उस समय कितने भाषा को दर्जा दिया गया था, तो आपको बताना होगा 14 भाषा को। बाद में ये 8 भाषा कहाँ से आया, तो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और जो अंतिम बार भाषा को जोड़ा गया था है ना, ये आपका मैथिली डोगरी संथाली और बोडो, ये चारों भाषा को अंतिम बार जोड़ा गया था एक साथ। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। जिस प्रकार से आप क्लासिकल डांसेस जो है 8 पढ़ते हैं और 6 को जो है अभी मिला नहीं है, कोई कोई बच्चे 9 भी बोलते हैं है ना, लेकिन जो क्लासिकल लैंग्वेज है ये आपका जो है 6 है। ये कौन कौन से है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, ओडिसी। मैंने आपसे कहा था कि साउथ भारत के जो भी लैंग्वेज है सभी क्लासिकल लैंग्वेज है। इसके अलावा आपको संस्कृत और ओडिसी को जगह देना है। यही 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया के अंदर। तमिल जो है तमिलनाडु में बोला जाता है, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, कन्नड़ कर्नाटक में, और मलयालम जो है आपका
केरला के अंदर बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा, और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसके अलावा संविधान के में जो है 22 भाग है, जो आपके 25 भागों में विभक्त है। और ये कैसे विभक्त हुआ है मैं आपको बताया हूँ। जैसे मौलिक कर्तव्य बना तो एक भाग की आवश्यकता पड़ी कि भाई इस चीज को अलग रखो, तो 4 में एक जो है ब्रांच क्रिएट कर दिया गया, 4 का 1। इस प्रकार से 25 भागों में विभक्त है ना। इसके अलावा 12 अनुसूची हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, जब अगर आपसे कोई पूछे जब संविधान का निर्माण हुआ था तो कितने अनुसूची थे, तो बता देना 8 अनुसूची थे। बाद में 4 अनुसूची और जोड़े गए, ठीक है। रौत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कल भी बताया था छत्तीसगढ़ से है, क्योंकि मुझे पता है छत्तीसगढ़ को ही ले लेंगे, है ना। सुआ, कर्मा, रौत नाचा, पंथी, सैला, फाग, ये सभी छत्तीसगढ़ के जो है लोक नृत्य। या अच्छा, पंडवानी को भी रख लेना, भूल गया था, पंडवानी को भी रख लेना, पंडवानी भी छत्तीसगढ़ के ही है ना। इसके अलावा खेल गोपाल, बगुरम्बा, बिछुआ, बिहू, है ना। इसके अलावा अम्बुबाची, ये सब कहाँ के भाई, असम के हैं। गनगौर, पनिहारी, डंडिया, गीदर, घूमर, राजस्थान। देखिए ये बच्चा एक कमेंट किया है भाई, दांडिया जो है और ये आपका डंडा नाच है। डंडा नाच इन्होंने बोल रहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश नहीं ओडिशा में होता है। बंधु आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर भी होता है और उड़ीसा के अंदर भी होता है डंडा नाच, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे जैसे आप डंडिया लिखा हुआ देख रहे हैं कि डॉ में आकार नहीं है, ऐसा नृत्य राजस्थान के भी अंदर होता है। और डांडिया रास ये आपका गुजरात के अंदर होता है, ठीक है। तो भाई नृत्य जो है थोड़ी थोड़ी के अंतर से, क्योंकि ये भाई जो है एक लोकेलिटी में जैसा बोला जाता है वैसे ही नाम रखा जाता है। वैसे नहीं कि इसके नाम रखने के लिए जो है संविधान में अर्जी देनी पड़ती है, अपने मन से रख देते हैं कि भाई फला जाति के द्वारा नाच किया था, इस प्रकार से प्राचीन काल से बोलते आ रहा है तो यही नाम है। तो इतना नहीं करना है भाई, एक जगह से दूसरे जगह भी हो सकती है, थोड़ा सा जानकारी बढ़ाइए, है ना। इसके अलावा जो अगला, अच्छा मैंने देखिए कल ही बताया था कि ये है आपके सामने घूमर, मैंने इसमें कर दिया घुमरा, तो ये हो गया आपका ओडिशा, है ना। तो ऐसा नहीं कि घुमरा जो है राजस्थान में हो रहा है, घूमर हो रहा है राजस्थान में, घुमरा ओडिशा के अंदर हो रहा है। इसी प्रकार से डंडिया जो है ये राजस्थान के अंदर है, डांडिया जो है ये आपका गुजरात के अंदर है, और डंडा नाच जो है ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। सरहुल, जट जटीन, छऊ झारखंड के अंदर है। इसके अलावा सामा चकेवा झारखंड बिहार के अंदर हो जाएगा। और ये जो सरहुल और ये जो जट जटीन देख रहे हैं ये कई महीनों तक छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ को आप देखो ना, है ना, मिलता जुलता है ना, थोड़ी बहुत नजदीकी है ना, तो हो सकता है, ऐसा नहीं। मैंने बताया था उदाहरण देके कि भाई छठ जो है बिहार यूपी दोनों में होता है थोड़ा बहुत। नौटंकी, कजरी, इसके अलावा रासलीला, ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है। गरबा, डांडिया रास, पनिहारी, रासलीला गुजरात। अब देखिए रासलीला गुजरात के अंदर भी होती है, रासलीला आपका उत्तर प्रदेश के अंदर भी होती है। और आपको आश्चर्य होगा कि रासलीला जो है मणिपुर के अंदर भी होता है ना। रासलीला जो है मणिपुर के अंदर भी होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब किया था, 1839 ईस्वी में किया था। इसके अलावा आत्मीय सभा, ये अगला पड़ाव पे इसी को पूछे जाने की पूरी संभावना है। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय। किसान सभा स्वामी सहजानंद 1836 लखनऊ में हुआ था, है ना। 1936 में हुआ था जी, माफ कीजिएगा, इसमें 1936 हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मा समाज 1828 राजा राम मोहन राय। आर्य समाज 1875 ये आपका जो है दयानंद सरस्वती जी, है ना। इसके अलावा सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग साहब 1867 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। देखिए चिल्ला चिल्ला के बताए हैं इस चीज को कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसको जो है एंट्री मिलती है और किसको नहीं मिलती है। मैंने बताया है, आपके ऑप्शन में दिया गया था विधान परिषद के सदस्य, तो यही आंसर था, है ना। विधान परिषद के सदस्य ही आंसर हो जाएंगे। आपको संस्था के नाम से ऑप्शन दिया गया था, जिसमें लोकसभा था, राज्यसभा था, राज्य के विधानसभा थे और विधान परिषद थे। तो विधान परिषद के कोई सदस्य भाग नहीं लेता है, बाद बाकी इन सभी का जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के वनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं, चाहे निर्वाचित हो मनोनीत हो, सभी भाग लेते हैं। वर्तमान में जो आपका राष्ट्रपति साहब हैं ये कैमा चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति चल रहे हैं 15वां और उपराष्ट्रपति चल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट 14वां। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ साहब। राष्ट्रपति कौन है, आपका मुर्मू साहिबा। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधित आपका जो विवाद उत्पन्न होता है किसी कारणवश, तो इसकी निपटाने का अधिकार किसे है इंडिया में, तो सर्वोच्च न्यायालय। इसके नीचे के न्यायालय जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव संबंधित विवाद को नहीं निपटाता है, क्योंकि ये गरिमा के खिलाफ है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल को अनुच्छेद 54 परिभाषित करता है। जैसे पकानी कोका में मैंने बताया था भाई, पकानी कोका 2.52 से लेकर 61, तो ये 52 हो गया पौ, 53 हो गया का, 54 हो गया नी, है ना। चलते आगे। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया था, राजा सवाई जयसिंह ने किस शहर की स्थापना की है। कोई पूछने वाली बात है जी, जयपुर, अपना पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहते हैं,
पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और पटना को किसने बसाया है? उदयन ने बसाया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रानी की वाव का निर्माण किस नदी के तट पे हुआ है? देखिए, रानी की वाव जो आपका यूनेस्को में 2014 में शामिल किया गया था, जो गुजरात के पाटन में स्थित है, तो ये आपका सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है। इसके अलावा रानी की वाव हो गया, ये कहा 2014 में यूनेस्को में शामिल हो गया, ये भी बता ही दिए। गुजरात के पाटन में, ये भी बता दिए। अब जो अगला पड़ाव है इस सिस्टम में कि भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपके गुजरात के केवड़िया यानी एकता नगर में, देखिए केवड़िया का नाम बदल गया है, एकता नगर हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर हाइट है, जो इस समय दुनिया में खरी प्रतिमा में सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी जो मूर्तिकार है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, इसको भी पूछा गया एग्जाम में, तो राम सुतार जो है इसके मूर्तिकार है। इसके अलावा ये किस नदी के तट पे है? तो आपको बताना है नर्मदा नदी के तट पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना। आप इमेज देख लीजिएगा गूगल से, इसी के बीच से गुजरते हैं। अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कल ही बताया था, नहीं कल नहीं, कल ही बताया था पहला शिफ्ट वाले में। अलाउद्दीन खान का संबंध सरोद से है। किससे है? सरोद से है। अब आते हैं कुछ यहाँ पे और भी कुछ कलाकार हैं, जैसे अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये सभी के सभी सरोद से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान को जो है 1958 में पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है। लतीफ खान एक सेकेंड, लतीफ खान, इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा, ये सब तबला से संबंधित है। जाकिर हुसैन साहब को इस बार का जो है पद्म विभूषण भी दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बंदे हसन, विलायत खान, निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर साहब, ये सभी सितार से संबंधित है। इसके अलावा मैंने एक बात आपको बताना है कि ये जो सितार वगैरह होते हैं, जो भी तार से बजती है ना वाद्य यंत्र, ये जो है आपके तंत्री वाद्य यंत्र में आ जाता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फला वाद्य यंत्र किस में आता है। मैंने वाद्य यंत्र को अच्छे से आपको समझा दिया है। जिसको ठोक के बजाता है उसको घन वाद्य यंत्र कहते हैं, जो मुंह के फूंक से बजते हैं उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, और जो तार के कंपन से बजता है उसे तंत्री वाद्य यंत्र कहते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस संस्था का योगदान नहीं है? आपके एक ऑप्शन प्राप्त हुए हैं नीति आयोग, अन्य 3 ऑप्शन और होंगे, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि नीति आयोग तो गरीबी रेखा के आकलन करने में मदद करता ही करता है। हालांकि ये पूरी तरीके से फाइंड नहीं करता है, लेकिन मदद करता है। गरीबी रेखा का आकलन जो है नीति आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा तय किया जाता है, लिस्ट, है ना। तो 2 ऑप्शन जो और है उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। इसके अलावा 1835 में अंग्रेजी शिक्षा, कल ही बताया था मैकेले के रपट, किस अधिनियम पर आधारित था? तो उसमें ऑप्शन था आपका कि उच्च शिक्षा नीति, निम्न शिक्षा नीति, मध्यम शिक्षा नीति। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा नीति हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। इसके अलावा मैकेले के जो रपट है, इसको रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, रपट है ना, अंग्रेजी हिंदी शब्द है। तो मैकेले के रपट लागू करवाने वाले गवर्नर विलियम बेंटिक थे। ठीक है। इसके अलावा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपका वुड के डिस्पैच को, है ना। इसके अलावा किस पल्लव राजा के समय हेनसांग कोच्चि आया था? तो ये आपका नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय जो है हेनसांग जो है विजिट किए थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है। हेनसांग जो भारत आए थे हर्षवर्धन के काल में आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भी रहे थे। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फैयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे, दिल्ली सल्तनत कालीन में। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक गहन एनालिसिस। और फिर से इस बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार पटेल साहब का, जिन्होंने ये 2500 क्वेश्चन जो है पोस्ट किए हैं हमारे कहने पे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 8 मई 2023 और आज आपका MTS का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं दोस्तों। सभी प्रश्न जो है 100% ओरिजिनल होती है। साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं। ये जो भी आप बिंदु एरो देख रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट होती है। दोस्तों जो इंग्लिश का लेवल आ रहा है वो भी मीडियम आ रहा है, आज हमें प्राप्त हुआ है। आज पहली बार आपके सामने इंग्लिश का भी प्रश्न लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। कल शाम को मैंने एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को अपलोड करवाया था 7 बजे के करीब। वहाँ से 3 प्रश्न एज इट इज छपे। इसके अलावा पूरे एनालिसिस को मिला दिया जाए और प्रैक्टिस
स्टेट को मिला दिया जाए तो 12 प्रश्न एज इट इज छपे हैं। आप खुद ही कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की एक प्रश्न आया था कि 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है। ये सबसे लो क्वेश्चन है, जनगणना को घसीट रहे हैं, तो ये आपका केरल हो जाएगा सबसे अधिक साक्षरता दर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता दर में भी बिहार है और सबसे अधिक गरीबी में भी बिहार है। तो बिहार में आपको 3 चीज़ याद रखना है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे कम साक्षरता, सबसे अधिक गरीबी। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या आपका यूपी का है और सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का है। सिक्किम से भी 3 चीज़ समझने वाली है, सबसे कम शहरी जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या और सबसे कम ओवरऑल जनसंख्या। ये तीनों ही कोटा सिक्किम के पास है। इसके अलावा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किसके पास है भाई, तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र के पास है। सबसे कम शहरी जनसंख्या जैसे कि मैंने बताया सिक्किम, सबसे शहरी कम, सबसे ग्रामीण कम, सबसे कम जनसंख्या, तो सिक्किम हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो होती है ये आपका केरला में है। सबसे कम सेक्स रेशियो आपका हरियाणा में है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो आपका दिल्ली में है और सबसे कम माफ कीजिएगा सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर ओवरऑल आपसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऊपर में नहीं लिखा जाता है, सिर्फ बोलता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी किसका है और ऑप्शन में दिल्ली भी है, तो दिमाग लगाने वाली बात है कि दिल्ली को ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में ये तो नहीं लिखा है ना कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्य। सिर्फ आपको दे दिया है कि जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उसमें से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो किसकी है, तो दिल्ली ही मार के आना, क्योंकि बिहार का 1100 से आगे कुछ समथिंग है और दिल्ली का 11,000 के आगे कुछ समथिंग है ना। समझ गए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को डिफाइन कर देगा फिर तो बिहार मारना पड़ेगा घनत्व में और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को मारना पड़ेगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मैं यही चीज दोपहर में समझा रहा था कि सदस्यों का कार्यकाल और सदन का कार्यकाल दोनों में फर्क है दोस्तों, लेकिन लोकसभा के मामले में सेम है। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्षों का ही होता है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। लेकिन विषम परिस्थिति में मैंने कहा था आर्टिकल 85 के थ्रू जो है प्रेसिडेंट इसे भंग कर सकता है, राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है लोकसभा को। अब आ जाते हैं राज्यसभा में। यहाँ समझने वाली बात है, राज्यसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे परमानेंट, अस्थाई। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछा जाता है तो आप 6 वर्ष बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा में सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो मिनिमम उम्र की क्राइटेरिया है ये 25 वर्ष है और राज्यसभा के अंदर 30 वर्ष है। उसी प्रकार से जो बड़े बड़े की पोस्ट हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों की जो उम्र रखी गई है 35 वर्ष रखी गई है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत में आपका सिलेक्शन होगा तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो 25, 30, 21 जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखें कि भारत में जो है लड़कियों की शादी की उम्र जो है 21 वर्ष कर दिया गया है। आज नहीं कल तो ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। इसके अलावा सर्वाधिक लोकसभा में जो सांसद को सिलेक्ट करके भेजा जाता है ये उत्तर प्रदेश से अकेलौता 80 सदस्य आते हैं, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। इसके अलावा लोकसभा जो है वर्तमान ये 543 सदस्यों पर चल रही है ना। होना कितना चाहिए 550, लेकिन वैकेंट है यहाँ पे 7 सीट। इसके अलावा लोकसभा में 20 सदस्य जो है यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 530 जो है स्टेट के लिए रखी गई है। तो समझ गए बात। इसके अलावा लोकसभा को भंग विषम परिस्थिति में कौन करता है, आर्टिकल 85 के थ्रू आपका प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है ये कैमा लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा चल रही है जिसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी आपसे पूछा जाता है, तो जीवी मांगलवकर गणेश वासुदेव मावलकर जो है ये प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछा जाता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर हो गया चालाक, तो अनंत संयम बताइएगा। क्या अनंत संयम साहब जो हैं ये प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के अंदर, है ना। एक चीज और आपसे यहाँ से लोकसभा में पूछा जाता है कि अगर जो लोकसभा चल रही है तो उसमें शून्यकाल जो है, ये शून्यकाल एक शब्द होती है ना। तो ये किसकी देन है, तो ये बताइएगा भारत की देन है। ये भारत जो है इसका इजाफा किया है शून्यकाल का। ठीक है, इसके अलावा खिलजी वंश के संस्थापक आपसे पूछा गया है। सब दिन मैं दिल्ली सल्तनत को अच्छे से रपट दिया हूँ तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा जी। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश के प्रचलित शासक सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए अलाउद्दीन खिलजी है। महाराजा रतन सिंह आप जानते ही होंगे, पद्मावत पिक्चर देखे होंगे तो शाहिद कपूर जो है रंजीत सिंह का रोल निभाए हैं, है ना। तो उनको परेशान कर किए थे आपका कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और क्या क्या करवाए हैं, एक तो आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए फेमस है, अस्थाई सेना रखने के लिए फेमस है। इसके अलावा 1000 खंभा महल बनवाए हैं, सीरी का किला बनवाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है, तो सिकंदर ए सानी कहा जाता नहीं है। खुद को अपना नाम रख लिया था कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, मैं सब कुछ जीत लूंगा, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाऊंगा ऊपर। ये दुनिया की दस्तूर है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत 5
पर जो है 5 वंश ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्टार्टअप होती है और लोदी वंश के साथ जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है। और भारत में 1526 में बाबर के साथ जो युद्ध हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई, उसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, जो मुगल वंश 1857 तक शासन करती है। उसके बाद अंग्रेजों की गिरफ्त में हम लोग चले गए थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। गुलाम वंश के जो गयासुद्दीन तुगलक माफ कीजिएगा गयासुद्दीन बलबन एक शासक हुए। ये अपने नवरोज त्योहार का जो है शुभारंभ किया था। नवरोज जो है ये पारसी धर्म का त्यौहार है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे, एक जीतल और एक टका। दोनों जो इल्तुतमिश कहाँ के हैं आप समझ ही गए होंगे, अब तक तो गुलाम वंश के हैं, रजिया का पिताजी हैं। तो जीतल जो है ये तांबा का चलाया गया था और जो आपका टका है ये अर्जेंटम यानी चांदी का चलाया गया था। टका आज भी बांग्लादेश का मुद्रा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में नहर निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। लेकिन यहाँ पे स्टेज डालिए, बड़े पैमाने पे नहर निर्माण का कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो दोनों बात अच्छे से ध्यान रखें। सबसे पहले नहर किसने बनवाया? तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन बड़े पैमाने पर नहर किसने बनवाया? तो फिरोज तुगलक। लैंग्वेज बदलने से आंसर बदल जाती है। गुलाम वंश की जो रजिया हुई, ये प्रथम महिला शासिका हुई भारत की। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक दिन तक शासन करने वाला वंश कौन है? तो तुगलक वंश है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की कार्यकाल जो है 1206 से 1526 और यहीं पे मैंने बताया 1526 से 1857 मुगल वंश। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक वर्ड आया था इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब आप जानते हैं, फर्टाइल मतलब होता है दोस्तों उपजाऊ। फर्टाइल मतलब क्या होता है? उपजाऊ। तो इनफर्टाइल मतलब क्या हो जाएगा? बंजर। बंजर जो होता है ना, भूमि परती परात, ये हो जाता है आपका इनफर्टाइल, है ना। मुगलों द्वारा भारत में नियोजित पहला शहर पूछा गया था, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था। मेरे हिसाब से फतेहपुर सिकरी ही होना चाहिए, है ना। फतेहपुर सिकरी को ही सबसे पहले मुगल में अकबर ने बसाया था और यहीं से शहरों का सिलसिला चालू होता है ना। तो फतेहपुर सिकरी हो जाएगा इसका आंसर। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी के अंदर बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर ही करवाया था। किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना की भी स्थापना किया था, जो अकबर का उपासना भवन था। यहाँ पे जाके प्रेयर वगैरह करते थे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन VVI करके रखेंगे कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया? फिर से सुनिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया? तो आपका आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा कुछ संविधान संशोधन है जो आपको याद रखना चाहिए। 52वां दल बदल, 61वां मतदान की उम्र में कमी, 101वां GST, 104वां एंग्लो इंडियन से संबंधित, 103वां OBC से माफ कीजिएगा 102वां OBC संबंधित, 103वां EWS से संबंधित, है ना। ये सब जो है आपको 86वां शिक्षा से संबंधित। तो ये सब संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन आज़ादी के बाद कब हुआ था? 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है भैया? दिल्ली में है। अभी जो CJI है कौन है? चंद्रचूड़ साहब है। कौन है? चंद्रचूड़ साहब। कैमा है भैया? 50वें नंबर का है। पहला कौन था? जस्टिस हीरालाल, जस्टिस हीरालाल जे कानिया, ये थे आपके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो आपको बताना है 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो गई तो हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से चले गए, जहाँ पे इनका हाई कोर्ट था। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से थाइलोफाइटा समूह में कौन सा प्राणी नहीं आता है? इस प्रकार के प्रश्न देखे गए हैं। देखिए, मैं थाइलोफाइटा के बारे में ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको दिया हूँ जो रात को 2 बजे अगर आपसे कोई बोलेगा तो आप बता दोगे कि इस समूह में क्या क्या आता है। देखिए, थाइलोफाइटा जो है, सबसे पहले इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी तो ये है कि ये सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है। सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह क्या है? आज आपका क्या है? थाइलोफाइटा है। इस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? तो कवक आ जाते हैं, शैवाल आ जाते हैं, लाइकेन भी आ जाते हैं और काफ़ी हद तक बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया ऑल नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखना। कुछ बैक्टीरिया जो हैं थाइलोफाइटा से हटके भी हैं, लेकिन अधिकांशतः बैक्टीरिया जो हैं थाइलोफाइटा में ही आ जाता है। अब हम रीड करेंगे कुछ और, जैसे मोलस्का में क्या आता है? घेंगा आता है, सीपी आता है, ऑक्टोपस आता है। ये सब किस में है? मोलस्का के अंदर। मोलस्का जिसके शरीर के ऊपर कवच रहता है, ये मोलस्का के अंदर है। घेंगा ऐसे कैसे बैठा रहता है अंदर के?
इसके अलावा एनिलिडा संघ, केचुआ जोक जिसका शरीर ट्यूब के आकार का होता है, लीच के जैसा होता है, रबर के जैसा होता है, ये सब क्या है, एनिलिडा संघ के प्राणी है। आर्थ्रोपोडा, मक्खी, केकड़ा, मधुमक्खी, केकड़ा, तितली, कैटरपिलर, ये सब क्या है आपका किस में आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करते रहें। इसके अलावा कल ही बताया था, कल शाम वाले शिफ्ट में देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किया था, वहीं पे व्याख्या दिया था मैं इन सभी चीज़ों को, ठीक है। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की, 1932 में किए थे। महात्मा गांधी 1932 में ही पूना पैक्ट करते हैं भीमराव अंबेडकर के साथ, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दांडी मार्च 1930 में होता है, असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में होता है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है। तो ये सभी तथ्य जो हैं, जो ईस्वी हैं, आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब कहोगे इतना मैं कैसे याद रखूं, तो दोस्तों पढ़ाई का कोई बाईपास तरीका नहीं है, कोई कॉरिडोर नहीं बनाया गया है, आपको पढ़ना ही होगा। अगर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म फायदा तो आपको मेहनत तो करना होगा, ठीक है। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, ये भी पूछा जाता है। 1915 में लौटे थे 9 जनवरी को, ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे ये मतलब वीवीआई कर लीजिएगा कि 2023 में जो प्रवासी भारतीय सप्ताह मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया था, तो ये आपका इंदौर के अंदर मनाया गया था। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। इंदौर जो है स्वच्छता रैंक में भारत में फर्स्ट स्थान पे है, ये लगातार 6 बार है। इसके अलावा इंदौर में ही एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट की स्थापना किया गया है, तो इतनी बात इंदौर से रख लीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में CHSL में कि जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उस समय गांधी जी का उम्र क्या था, तो लगभग 46 साल हो जाता है गांधी जी का उम्र जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह 1917, ये भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन मूवमेंट था, है ना, क्योंकि यहाँ जो है नील की खेती से परेशान थे किसान। कहाँ पे, बिहार के चंपारण में। कौन आमंत्रित किए थे, ये भी पूछा जाता है। तो राजकुमार शुक्ल नामक एक आदमी था जो गांधी जी को इनवाइट किए थे बिहार के चंपारण आने, और तिनकठिया पद्धति जो नील की खेती थी उसका नाम दिया गया था तिनकठिया सिस्टम, है ना। तिनकठिया सिस्टम में क्या होता था कि जैसे किसी के पास 3 बिस्वा जमीन है तो 1 बिस्वा में नील की खेती अनिवार्य होता था। इसी समस्या से निजात पाने के लिए गांधी जी को इनवाइट करते हैं राजकुमार शुक्ल, और काफी हद तक जो है इस आंदोलन के द्वारा जो है इसे निजात भी दिलाए थे। इसके अलावा 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाए थे। असहयोग आंदोलन के बारे में एक तथ्य पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें हिंदू मुस्लिम तथा सभी वर्ग का सहयोग मिला, तो ये असहयोग आंदोलन थे। असहयोग आंदोलन कब बंद होता है, 1922 में। क्या होती है, चौरा चौरी हत्याकांड होती है, जिसमें पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा देते हैं और बहुत सारे अंग्रेज जल के धुआं धुआं हो जाते हैं, तो इसी के कारण जो है बंद करना पड़ा था। इसी चौरा चौरी हत्याकांड के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक अपना पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 ईस्वी में, और स्वराज पार्टी के गठन के समय इसकी अध्यक्षता संभाले थे चित्तरंजन दास। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन होती है ना, काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसमें जो ट्रेनों के खजाने को लूटा गया था स्वतंत्रता मूवमेंट में लगाने के लिए हथियार वगैरह, है ना। इसके अलावा 1930 में दांडी मार्च होती है गांधी जी के द्वारा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, गांधी जी इसी आंदोलन में डू और डाई का नारा दिए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अंग्रेजी में एक क्वेश्चन देखने को मिला, ए पर्सन हु चूजेन टू सेटल आर्ग्यूमेंट बिटवीन 2 पर्सन और 2 ग्रुप्स ऑफ पीपुल। एक ऐसा आदमी जो 2 आदमी में राम श्याम में झगड़ा हो गया है, ये कनेक्शन कट हो गया है, तो एक कोई तीसरा पर्सन जो मध्यस्थता करने के लिए आया हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं, है ना। और जो पंच का जो समूह होता है दोस्तों, उसे ज्यूरी कहते हैं, GURY, है ना, ज्यूरी कहते हैं। और ज्यूरी के साथ ग्रामेटिकल रूल भी है कि जब ये एक मत दिखाता हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, और जब ये मतलब अपने आप में डिस्प्यूटेड लग रहा हो तो प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द ज्यूरी आर टेक मतलब देयर सीट्स, है ना, तो यहाँ पे प्लुरल हो जाएगा। और जब अनोनिमस है, जब एक ही मत पे सहमत हो तब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ग्रामेटिकल एक रूल याद आ गया, बता दिया। इसके अलावा एक प्रश्न देखने को मिला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, द एडिटर ऑफ डिक्शनरी इज कॉल्ड, तो जो डिक्शनरी को एडिट करता है या फिर जो डिक्शनरी लिखता ही है ना, जो डिक्शनरी लिखता ही है या फिर एडिट करता है, दोनों को आप सेम वर्ड से मतलब संतुष्टि देते हैं, लेक्सिकोग्राफर, है ना। तो वन हु राइट अ डिक्शनरी के लिए भी सेम होगा लेक्सिकोग्राफर, है ना। इसके अलावा
अगला है हमारा ए पर्सन फर्स्ट स्पीच इज कॉल्ड। किसी भी आदमी का जो पहला स्पीच होता है, पहला भाषण होता है, उसे जो है मेडन स्पीच कहा जाता है। मतलब ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए लिख लिया, वरना ये क्वेश्चन आया नहीं था। ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में है पूछा गया है, तो ये गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, ये भी गुजरात के अंदर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। साथ ही साथ पिन वैली नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो पिन वैली को आप वीवीआई कर लीजिएगा कल के लिए, ठीक है, जिनका भी कल एग्जाम है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, ये इंडिया की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा साउथ बंटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि खाली संजय नेशनल पार्क रहेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन संजय गांधी रहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, नमेरी हो गया, पावी तोरा हो गया, डिब्रू सैखोवा हो गया, ये सभी जो है असम के अंदर नेशनल पार्क स्थित है। साथ ही साथ जो फ्लोटिंग पार्क है ये भी आपको ध्यान रखना है, कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ कभी भी आ जाता है बिना पूछे मुंह उठा के, तो कैबुल लामजाओ जो है ये आपका मणिपुर में है, लोकटक झील के अंदर स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, पंडित भीमसेन जोशी किस राज्य से संबंधित है। देखिए पंडित भीमसेन जोशी के बारे में मैं बता रखा हूँ, किराना घराना कर्नाटक राज्य 2008 में भारत रत्न भारतीय हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा हुआ है ना, तो ये आपका कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, तो कर्नाटक राज्य ही मारना पड़ेगा। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ना। इसके बाद मात्र एक आदमी को 2019 में भूपेन हजारिका साहब को भारत रत्न मिला है। संगीत के क्षेत्र में जो भी भारत रत्न मिला है उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। सबसे पहले 1998 में एस सुब्बालक्ष्मी जो कर्नाटक संगीत के संगीतकार थी, इनको मिले हैं। फिर 1999 में पंडित रविशंकर सितार के लिए मिले हैं। उसके अलावा 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता दीदी को मिले हैं। इसके अलावा 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिले हैं, और इसके अलावा 2019 में भूपेन हजारिका साहब को मिले हैं। तो कितने कैरेक्टर हो गए, 1 1 2 2 4 और 2 6 कैरेक्टर को मिले हैं संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न, जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए थे। पंडित भीमसेन जोशी का जो घराना है ये किराना घराना है, वीवीआई कर लेंगे। इसके अलावा मैंने घराना से क्लू पकड़ने के लिए बता दिया है कि जो भी बनारस घराना होता है लगभग आपका तबला बजाते हैं। जो भी आपका लखनऊ घराना होता है लगभग आपका कथक नृत्य से संबंधित होते हैं, जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उन्हें पद्म विभूषण जो है पद्म भूषण 1985 में, पद्म विभूषण जो है 1999 में दिया गया था। किसे, पंडित भीमसेन जोशी को। कल मैंने एक क्लू और बताया था कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, फिर दूसरे स्थान पे पद्म विभूषण, पी भी बी लिख देते हैं, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण है ना, और तब पद्म श्री है ना। तो किसी भी आदमी को पहले छोटा दिया जाएगा। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो पहले कम पगार, फिर थोड़ा बढ़ाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से पहले अगर किसी को पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है तो पहले पद्म भूषण मिला होगा तब पद्म विभूषण मिलेगा। ये पकड़ने का तरीका है एग्जाम में, और पकड़ के मसलने का तरीका है क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि अच्छा मुद्रा बुरा मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है, यह किसका नियम है, तो ये आपका ग्रेसम का नियम है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और अर्थशास्त्र में आपका नियम है माल्थस का। आपसे पूछा जाता है कि माल्थस जो अर्थशास्त्र के ऊपर नियम दिए हैं किसको रिलेट करके, तो आपको बताना है जनसंख्या को। इन्होंने कहा था कि जनसंख्या तो आपका गुणित अनुपात में बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो आय की इनकम की स्रोत है, जो आय है, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ये सबसे पहले माल्थस ने ही कहा था, और ये दुनिया की सच्चाई भी है। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि 5G सेवा की शुरुआत किस ईस्वी में हुई भारत में, ईस्वी दिया था तो आपका 2022 हो जाएगा। इसके अलावा ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप है ना 2023 कहाँ हुआ, ये पूछा था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ है। विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है और उपविजेता आपका साउथ अफ्रीका ही रहा है। इसी क्रम में ICC अंडर-90 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है ये भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ है। विजेता रहा है इसका इंडिया, अंडर-19 महिला वाले का पहला चंद्र का पहला विजेता, और उपविजेता रहा इंग्लैंड। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और कंबाइंड वाला वीडियो जरूर अटेंड करें जिनको एग्जाम देना है ना। मिलेंगे कल एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगा, जहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी देखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 8 मई 2023 और आज MTS का एग्ज़ाम है।
सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि पहले शिफ्ट में ओमकार पटेल ने सभी प्रश्न को भेजे थे, यहीं सेकेंड शिफ्ट में जो भेजे हैं आपका टीनू जसपाल, इन भाई साहब का नाम है क्या, टीनू जसपाल जो है इनका नाम है, ये आई थिंक पंजाब से होंगे, है ना। तो इन्होंने ही सारे प्रश्न को जो है भेजने का काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, है ना। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ से मैं बता दूं कि सिर्फ एनालिसिस से 5 से 6 क्वेश्चन आ गए, और जो रेस्ट के दिन प्रैक्टिस सेट का वीडियो बनाया था वहाँ से ज्योग्राफी के 3 प्रश्न आए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न पूछा गया था, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक जो है ये जो तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा है, इनका ही पुस्तक है। तो दलाई लामा ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर पिक करके आना था, ठीक है। अब इस फॉर्म में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता देना है जो आगे शिफ्ट में अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको फ़ायदा मिल सके। जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये दोनों ही पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि रंगभेदी आंदोलन से जुड़े रहे। और नेल्सन मंडेला साहब को भारत रत्न भी दिया जा चुका है, क्या भारत रत्न भी मिल चुका है नेल्सन मंडेला को। विदेशियों में एक नेल्सन मंडेला साहब हैं और एक खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है। वैसे आप मदर टेरेसा के बारे में सोच रहे हैं तो उनके पास जो है भारत की भी नागरिकता थी, तो वो भारतीय हो गई थी बाद में, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी इसी स्लाइड के पुस्तक का नाम है। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, ये कलाम साहब की किताब है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। तो ये चारों पांचों बुक जो मैंने बताया, आने वाले शिफ्ट में यहाँ से एक न एक बुक जो है उठेगा और पत्ते के जैसे एग्जाम में छपेगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन जो मैंने कल ही बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा है पीडीएफ, बास्केटबॉल में खेल का कोर्ट का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। देखिए एक अंदाजा, एक अनुमान बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो एक अंदाजा आ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, इसीलिए मैंने खेल का ये जो डायामीटर है वो लिखा दिया था। हालांकि इससे पहले क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन मैं लिखा के रखा हूँ, वेद को लिखा के रखा हूँ। आपको पढ़ना है, अगर 2-4 दिन के बाद आपको एग्जाम है तो क्वेश्चन आएंगे जी, ठीक है। जाएंगे कहाँ, तो बास्केटबॉल में होता है 5 खिलाड़ी। आपको बास्केटबॉल के जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात रेशियो पूछ लिया था, तो 26:15 होगा। 26 मीटर इसकी लेंथ होती है और आपका 15 मीटर जो है इसका वाइड मतलब चौड़ाई होता है, विड्थ होती है। चलते हैं आगे। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी बताए भैया, 5 खिलाड़ी। आपको कैसे याद रखना है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। तो इस प्रकार से जो भी बॉल वाले खेल हैं आपको ध्यान रख लेना है। आज फिर से फुटबॉल में खिलाड़ियों वाली क्वेश्चन को रिपीट किया गया है जो आपको आगे देखने को मिलेगा। बैडमिंटन डबल भी होता है जिसमें युगल खेलते हैं, या तो एक महिला एक पुरुष होगा, या फिर दोनों पुरुष होगा, या फिर दोनों महिला होता है। तो ऐसे जो कोर्ट होते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई इसका 13.14 मीटर तथा चौड़ाई इसका 6.09 मीटर होता है। कल मैंने यही चीज़ बताया था कि आपको ऐसे फॉर्म में तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है कि 13.14, तो आप याद रखेंगे तो 13.1 और इसको याद रखेंगे 6.1, ऐसे याद तो हो सकती है ना, या फिर ये 13 के करीब और ये 6 के करीब, है ना। तो ऐसे याद चाहे जैसे रखिए, ज़िंदगी आपकी, नौकरी आपकी लगेगी, है ना। तो मेहनत भी आपको ही करना होगा मित्रों, है ना। केंद्रीय क्रिकेट मैदान की लंबाई, ये तो काफ़ी एनिशियंट है, ये कम पूछता है, 20.12 मीटर होता है और चौड़ाई जो होता है 3.05 मीटर होता है क्रिकेट का। लेकिन एक आता है आपका पंपिंग क्रीज, जिसमें आपका बैट्समैन टांग जमाए रहता है और टांग हटाते ही इधर से गिल्ली उड़ी विकेट कीपर के द्वारा, तो इसका जो है तो लंबाई ये 4 फुट होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पंपिंग क्रीज कहते हैं। हॉकी की मैदान की लंबाई दोस्तों 6.96 मीटर, चौड़ाई 25.90 मीटर। तो इसे क्या ध्यान रखेंगे, 61 और 26, ठीक है, 61 और 26 ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टेबल टेनिस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रेशियो ही पूछता है डायरेक्ट कि टेबल टेनिस के जो मतलब जगह होते हैं खेलने वाले, उसकी रेशियो बताइए, लंबाई चौड़ाई बताइए। तो 274/152 होता है ना, यानी ये सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में मत कर देना, नहीं तो यहाँ से पता चले स्टेशन तक जो है टेबल टेनिस का जो है कोर्ट है ना।
अगला जो प्रश्न पूछा गया था, संविधान के भाग 4 में क्या शामिल है। अब देखिए सब पीडीएफ की क्वेश्चन है, अभी तक आपको मैंने चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, चारों क्वेश्चन में एक दलाई लामा वाला छोड़ दे तो चारों है ना पीडीएफ की क्वेश्चन है। तो ये नीति निषेध तत्व के मतलब जो आपका जो है भाग 4 में है। संविधान के भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप है, नागरिकता है ना, जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं, 5 से लेकर 11 तक, 5 to 11 क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता। इसके अलावा संविधान के जो भाग 3 है, जो आपका पार्ट 3 है, देखिए पार्ट 3 जो है ये आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है, एफआर से संबंधित है। फंडामेंटल राइट हमारे पास वर्तमान में कितने हैं, तो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट है। पहले जो है 7 हुआ करता था, है ना। तो ये आपका संपत्ति का जो अधिकार है, प्रॉपर्टी वाला, तो इसे जो है हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था, 1978 में। और आज संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है, तो आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। तब से लेकर आज तक 6 मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं, तो 12 से लेकर 35 तक। इस हिसाब से पढ़ने से आपके संविधान के भाग साथ ही साथ आर्टिकल भी कवर हो जाते हैं जी, है ना। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। सबसे पहले ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप लोग मुझे बताएंगे कि आयरलैंड के संविधान से और क्या बेसिक चीज़ लिया गया है। तो जो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। देखिए राज्यसभा में टोटल 238, अब प्लस 12 आता है मनोनयन से, तो टोटल 250 हो गया। तो ये जो 12 गो आता है, ये जो 12 गो आता है, ये जो प्रथा है, ये जो सिस्टम है, ये आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो हमारा मौलिक अधिकार का आर्टिकल कहाँ से, 12 से 35। नीति निषेध भाग 4 में यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, और ये 36 से 51 हो जाएगा। संविधान के भाग 5 में क्या है दोस्तों, तो आपको मैं बता रखा हूँ कि भाग 5 में संघ है, द यूनियन। तो ये आपका 52 से लेकर 61 तक की बात इसमें कहा गया है। जैसे मैं कहा कि भाई केंद्र सरकार के जो भी सर्वोच्च चीज़ हैं, जो भी उनके हित में है, या फिर जो भी जिन पे उनका निगरानी है, ये सभी नहीं आर्टिकल के बीच में आ जाएंगे। जैसे आप राष्ट्रपति से ही ले लीजिए, तो राष्ट्रपति 52 से स्टार्ट होता है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसीलिए पहला आर्टिकल उन्हीं के नाम को समर्पण किया गया, ताकि गरिमा का ह्रास ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, आर्टिकल 124, 52 से 151 के बीच में ही है, हाँ था। इसके इस प्रकार से आप ध्यान रखना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन अगले शिफ्ट में क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि छपेगा, कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिकॉर्ड न्यायालय किस आर्टिकल के थ्रू है, तो आपको बताना है। रिकॉर्ड कोर्ट जो है ये आपका 129 के थ्रू है, और हाई कोर्ट जो रिकॉर्ड अभिन्यायालय होता है ये आर्टिकल 215 के थ्रू होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, मुझे लग रहा है कि अगले शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाएगी। संविधान के भाग 6 में क्या है, तो स्टेट्स हैं, सभी जो भारतीय राज्य हैं। अभी कितने राज्य हैं, तो आप लोग बताओ कितने राज्य हैं, 29 है ना जी, ना 28 है ना। 100 ये जो है आपका, ये कहाँ से कहाँ, भाग 6 कहाँ से कहाँ है, 152 से 237 तक है। 152 से 237 तक जो है भाग 6 के आर्टिकल हैं, जिसमें जो है स्टेट्स को रखा गया है। संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, और ये 3 एडिशनल बन गए हैं, जैसे 4 के अन्यथा वगैरह वगैरह। तो ये मिलके जो है आपका 25 भाग का निर्माण करते हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। निर्माण के समय मात्र 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है, जिसमें से अनुसूची 11 और 12 आपके लिए काफ़ी काम के हैं। अनुसूची 11 जो है ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हो ग्राम पंचायत को, ठीक है। कभी कभी ग्राम पंचायत नहीं लिख के डायरेक्ट लिखता है स्थानीय स्वशासन, ठीक है, और पूछता है आपको कि ये जो स्थानीय स्वशासन है ये किस पे केंद्रित होता है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने खुद अटेंड किया है 2012-13 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अनुसूची 12 है, अनुसूची 12 जो है ये नगर नियोजन से है। नगर नियोजन जो नगर पालिका वगैरह जो शहरी बाबू होते हैं उनका काम है 12 में, और जो ग्रामीण क्षेत्र से मेरे जैसे हैं ये उनका 11 अनुसूची जो है उनसे संबंधित है, यानी ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत और ये जो 12-11 अनुसूची है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, देख लीजिए 1-2 शिफ्ट के बाद आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, कहाँ जाएंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि कैप्टन कूल किसे कहा जाता है, अपना एमएसडी को कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है कैप्टन कूल, है ना। इसके अलावा भरोसेमंद कहा जाता है आपको राहुल द्रविड़ को, जो इस समय भारतीय टीम के मुख्य कोच भी है, राहुल द्रविड़ साहब, है ना। मुख्य कोच कौन है, राहुल द्रविड़ साहब है। इसके अलावा
द टर्मिनेटर कहा जाता है हरभजन सिंह को। अच्छा, राहुल द्रविड़ साहब को एक चीज़ और कहा जाता है, द वाल भी कहा जाता है, द वाल या द चाइना का वाल कहा जाता है आपको राहुल द्रविड़ साहब का, क्योंकि इनको खेलते मैं भी काफ़ी देखा हूँ। इनको मुझे अगर कोई बता दे, इनको अगर कोई बताए कि आपको आउट नहीं होना है, आपको पूरा दिन खेलना है, तो ये पूरा दिन खेलेंगे। अब रन कितने बनेंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन खेलेंगे पूरे दिन, आउट नहीं होंगे। इसीलिए इन्हें द वाल कहा जाता है, द भरोसेमंद भी कहा जाता है। राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं। द टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहा जाता है। हरभजन सिंह टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले प्रथम बॉलर बने हैं। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध माफ़ कीजिएगा, विश्व युद्ध नहीं, विश्व कप 1983 में जो हम विजय रहे थे, इसमें कपिल देव ने अहम रोल निभाया था। नजफगढ़ का हीरो वीरेंद्र सहवाग अपने वीरू को कहा जाता है। इसके अलावा रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। पयल्ली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहा जाता है। और भारतीय ओलंपिक संघ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आपका कौन है, पीटी उषा ही है। और प्रथम बार ऐसा है कि कोई महिला है और कोई खिलाड़ी भी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंसी रखती है। इसके अलावा पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है जी, ठीक है, उड़न परी भी कहा जाता है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, गोल्डन गर्ल कहा जाता है पीटी उषा को। और गोल्डन बॉल कहा जाता है, सॉरी गोल्डन बॉय कहा जाता है आपको नीरज चोपड़ा को। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो टोक्यो ओलंपिक में आपका जो है गोल्ड दिलवाया था एकमात्र भारत को, तो नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय और गोल्डन गर्ल या उड़न परी या फिर पयल्ली एक्सप्रेस पीटी उषा को, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ अब आपको और ध्यान देना है, इसमें से मुझे अभी अभी स्मरण आ रहा था, चलिए भूल गया, कोई नहीं, जहाँ याद आएगा बता दूंगा। चलते हैं आगे, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कुछ बताना चाहा फिर ध्यान हट गया, है ना। राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा क्या है सदस्यता के लिए? देखिए, राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा है सदस्यता के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा में न्यूनतम उम्र सीमा है सदस्यता के लिए 25 वर्ष, है ना। आपसे पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत में न्यूनतम उम्र क्या है, तो 21 वर्ष। ग्राम पंचायत में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, सदस्यता लेने चाहते हैं, तो आपको मात्र 21 वर्ष की क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। राज्यसभा में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी उम्र न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम का कोई जो है आपका ये नहीं है कि भाई 35 हो गया तो नहीं आना है, तो 30 जो है 30 कम से कम चाहिए। लोकसभा में कम से कम 25 चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन विषम परिस्थिति में ये बढ़ घट सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जैसे आपातकाल लग गया, युद्ध हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में इनमें जो है डाइवर्सिटी आ जाती है। वैसे 5 साल की इसका कार्यकाल होता है। एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा दोस्तों, खांसी आ जाती है बीच बीच में। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसे थोड़ा टाइम लेके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगर आपको पूछा गया कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो क्या बात हो रही है कि लोकसभा जो ये घर है, इस पूरे घर की कार्यकाल कितने वर्ष की होती है, तो आप बताते हैं कि जनरली 5 वर्ष, आपातकाल में ये घट बढ़ सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के प्रयोग करके। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने होते हैं, तो आपको बताना है परमानेंट। इसके लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, अस्थाई होता है, परमानेंट होता है, क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं हो सकता, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विषम परिस्थिति हो, राज्यसभा अपने सत्र से नहीं हट सकता, ठीक है। लेकिन यही दूसरी लाइन पे जरा ध्यान फरमाएंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अच्छे अच्छे बच्चे अस्थाई देख के 6 वर्ष नहीं मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी पॉइंट में जो इसमें जो बात हो रही है, इसमें उस सदस्य की बात हो रही है जो सांसद है, और पहले वाले लाइन यानी इस लाइन में जो बात हो रही है, ये बात हो रही है कि अपर सदन और लोअर सदन के बारे में, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अगला हमारा कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है, ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है। निम्न सदन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 550, और जो अपर सदन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 250। अब ये 250 कहाँ से आता है मैं बता दूं, और ये 550 कहाँ से आता है ये भी बता दूं। देखिए 550 जो है 530
स्टेट से आते हैं और 20 जो है आपका कहाँ से आता है, केंद्र शासित प्रदेश से। यूटी के लिए 20 सीट जो है रिजर्व है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संसद में सबसे अधिक सांसद किस राज्य से आता है, तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से खाली लोकसभा के अंदर 80 आता है मेरे भाई, बाप रे बाप। टोटल 550 से उसमें से 28 गो राज्य देखना है और 80 गो अकेले यूपी बाबा लेके बैठे हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आता है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, ये भी ध्यान रखिए। अब ये 550 का हिसाब किताब हो गया। ये भी समझ लिए कि सबसे ज़्यादा सांसद कहाँ से आता है लोकसभा के अंदर। ये 250 है। ये 250 में 238 चुनाव से आता है, जिसमें अब ना, और जो 12 जो बच गया रेस्ट, ये आपका राष्ट्रपति के मनोनयन से आते हैं। और ये पद्धति कहाँ से लिया गया है, मैंने अभी बताया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अच्छा, अगर आपसे अभी कोई पूछ ले कि अभी जो लोकसभा चल रही है 17वीं, इसमें जो है कितने सीट पे ये चलाई जा रही है, तो आपको बताना है 543, ठीक है, 543 सीट पे चल रही है हमारा लोकसभा अभी। यही सब चीज़ नीचे लिखा हुआ है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था। देखिए, भगत सिंह असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, ठीक है। और इसी जो बम फेंकने का मतलब ये नहीं था कि किसी को क्षति पहुंचाया जाए। भगत सिंह बस अट्रैक्ट करना चाहता था सबका ध्यान अपने तरफ, लेकिन उस समय तो अंधा कानून पकड़ लिए और अंततः जो है इन्हें फांसी की सज़ा हो गई और बहुत सारे लोग चुप रहे थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना। भगत सिंह के साथ जो है बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे इस बम कांड में, है ना। ये एक सुतली बम टाइप से था, धुआं निकालने के लिए। इसमें मरता उड़ता नहीं था लोग, ठीक है। बम फेंकने का उद्देश्य मात्र ध्यान अट्रैक्ट करना था, यहाँ मैंने लिख रखा है। इस गलती के कारण उन्हें गिरफ्तार कर अंततः फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को दे दिया गया, ठीक है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं उस समय गांधी इरविन समझौता होता है, उस समय पूना पैक्ट होता है, और उसी समय जो है भगत सिंह साहब को जो है आपका फांसी होता है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भगत सिंह की प्रमुख पुस्तक जो है मैं नास्तिक क्यों हूँ, व्हाई आई एम एथिस्ट। देखिए, एथिस्ट आपका अंग्रेजी में आता है। एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक, और थिस्ट मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान को मानता है या फिर अल्लाह को मानता है, प्रभु को मानता है। जो भी उनके जो है आराध्य देव है उनको मानना आस्तिक का लक्षण है, जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक के लक्षण है। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ये क्वेश्चन को VVI करके रखेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक तो आप सभी जानते हैं, पूछा नहीं कि धड़ल्ले से आंसर आया। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा एक और है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज भी क्लू वाला है, मैंने बता के रखा है भाई कि आज़ाद हिंद फौज में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो है रास बिहारी बोस ही मिले। रास बिहारी बोस मिल सकता है, सुभाष चंद्र बोस मिल सकता है, कैप्टन मोहन सिंह मिल सकता है। तो ये सभी इन संस्था से जुड़े रहे। बाद में भगत सिंह साहब जो है हसरा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, हसरा उल्टा लिखा गया HSRA, इससे भी जुड़े रहे। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा जो हिंदू वाला बात आ गया है, यहाँ पे मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक लिखा है। एक पुस्तक लिखा है कि हिंदू क्यू ऑफ लाइफ, है ना, पुस्तक बताना चाह रहा हूँ, ऐसे ये धर्म नहीं, हिंदू क्यू ऑफ लाइफ, इस प्रकार से पुस्तक है। तो ये S राधा कृष्णन साहब के पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, फिर से रिपीट किया गया 11 खिलाड़ी। एक बार फिर से मैं यहाँ पे जितना चीज़ बोला हूँ लेकिन एक ही लाइन में लिख दिया हूँ, क्यों टाइम किल करना। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, पोलो, यहाँ पे पोलो होना चाहिए, फूलो लिखा गया है, अरे फूलो देवी। पोलो में 4 खिलाड़ी, है ना। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। इसके अलावा सती प्रथा पर कब अंत पाया गया या फिर कब अंत हुआ, तो 1829 में हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इसी समय इनके नाम जो है बेंटिक हुआ। एक ठगी प्रथा भी है ना, ठगी प्रथा भी बेंटिक के समय ही जो है समाप्त हुआ माना जाता है, माफ़ कीजिएगा, हाँ सही है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा से जुड़े, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किया, है ना। तो ये सब भी ध्यान रखना है आपको राजा राम मोहन राय के रिगार्ड में।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ऑप्शन में कलबेलिया दिया गया था, पीडीएफ का मटेरियल है। देखिए कलबेलिया नृत्य को जो है सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है। अब देखिए सुआ, कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सैला, फाग, ये सब छत्तीसगढ़ का नृत्य है। पहले वाले शिफ्ट में आपको राउत नाचा देखने को मिला था, पहले बता रखा था, वहीं का ये पेपर कटिंग है और कुछ नहीं है। खेल गोपाल, बगुरम्बा, बिछुआ, असम, बिहू, और क्या होता है आपका जोरहाट में होता है, कामाख्या मंदिर में, अम्बुबाची मेला, ये सब असम के अंदर होता है। गनगौर, पनिहारी, डिंडिया, गीदर, घूमर राजस्थान हो जाता है। ये डिंडिया अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं लिख को आपको बताऊंगा कि भाई ऐसे खाली लिखा रहे डंडिया तो ये राजस्थान हो सकता है। अगर ऐसा लिखा रहे डांडिया तो फिर ये गुजरात। अगर लिखे डंडा नाच, डंडा नाच, तो ये उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। अब समझ में आ गया होगा। सरहुल, जट जटीन, छऊ झारखंड, झारखंड के साथ छऊ जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी हो सकता है ना। इसके अलावा नौटंकी, कजरी, है ना, नौटंकी, कजरी, रासलीला, ये सब जो है उत्तर प्रदेश के हैं। रासलीला गुजरात में भी होता है। गरबा, डांडिया रास, पनिहारी, रासलीला गुजरात, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। कुछ आपका महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट है। और अगला दिन मुझे कल ऐसा क्यों लग रहा है कि कल जो है महाराष्ट्र का दिन रहेगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र का आप लावनी तमाशा, लावनी तमाशा, रंगोली, रंगोली कोली, रंगोली कोली फुगरी, है ना, रंगोली कोली फुगरी, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये सभी आपको अभंग, गायन का प्रकार है, ये सभी महाराष्ट्र के हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कल हमको लगता है महाराष्ट्र राज्य का दिन रहेगा। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के किस जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है? पीडीएफ आपके पास है। देखिए मैंने जो है परसों के दिन एक ही वीडियो में आपका जो है ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन बताए और दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछा गया, मेरे से छूट गया था, और एक क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में। ये पहले शिफ्ट वाला क्वेश्चन इस पेज में आपको मिल जाएगा। तो दूसरे शिफ्ट में पूछा गया भारत और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़ा हुआ है? पाक जल डमरू मत, पीडीएफ। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी, राम सेतु, एडम ब्रिज, मैंने ये तीनों ही बताया था। ये तीनों ही सीमा बनाने का काम करता है। ऑप्शन में एज इट इज एक समय कोई एक हो सकता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी में हम क्या बताए थे भाई कि वहाँ पे डुगोंग संरक्षण केंद्र है। डुगोंग क्या होता है? जो गेंडा के जैसा एक प्राणी होता है लेकिन शाकाहारी होता है। इसे आप गूगल मार के देख लीजिएगा, घास फूस खाता है, समुद्री घास। इसके अलावा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा से हमने क्या बता रखा है कि किसके नाम पे खींचा गया है? तो सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे। अमेरिका कनाडा के बीच 49वीं पैरेलल लाइन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38th पैरेलल लाइन। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो ये सब ध्यान रखिए, है ना। इसके अलावा देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, माफ़ी चाहता हूँ फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन इसमें डालने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि जो वीडियो की थंबनेल पे है यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को भी थोड़ा लगना चाहिए कि हम जो पढ़ाए हैं टाइम के लिए नहीं होता है, टाइम किल नहीं होता है आपका। लघु अंडमान से कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? मैंने इस कड़ी में 3 बताया था, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो छोटका से बड़का है ना, लघु जैसे ही लिखा है, लघु का मतलब होता है लिटल, छोटा, शॉर्ट, है ना, मिनिमम, है ना। तो लघु से लंबा वाले को जोड़ रहा है तो ये सबसे लंबा से आपको जोड़ना है 10 डिग्री से। तो 10 डिग्री इसका आंसर है। फिर बच गया 8 डिग्री और 9 डिग्री। इसमें मैंने कैसे बताया था कि 2 चीज़ जब मौ से स्टार्ट होता है, मालदीव, एक तो आपका मालदीव है और एक आपका है मिनिकोय। तो मालदीव और मिनिकोय दोनों मौ से स्टार्ट है, तो जो सेम से स्टार्ट होता है उसको 8 डिग्री के पास ले जाइए। और एगो आपका बीच गया लक्षद्वीप से मिनिकोय 9 डिग्री, है ना। तो अपने आप तीनों याद भी हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। और ये भी बताया था कि जो लक्षद्वीप है इसको पहले लक्का द्वीप कहा जाता था, और आज नहीं कल तो देखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा कि लक्षद्वीप को लक्का द्वीप लक्षद्वीप कब बना, तो आपको आंसर देना है 1973 में, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले ही लीजिए, है ना, क्योंकि भाई अब जब सीट आ गया है तो जानकारी लेने में क्या हर्ज है। बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है, जो इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। पाक जल डमरू मत, भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी बता दिए। भारत चीन मैकमोहन ये सब बता ही दिए। चलते हैं आगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल, भूटान और चाइना से मिलने वाली जो स्टेट है ये आपका है सिक्किम। यहीं पर मैंने बताया था कि नेपाल, भूटान और एक आ जाएगा आपका चाइना के जगह पे बांग्लादेश। इन तीनों देशों के सीमाओं को टच करने वाला जो भारतीय राज्य है ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो इसे भी ध्यान
रखेंगे दोनों क्वेश्चन को। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, गुरु केलुचरण महापात्र किससे नृत्य से जुड़ा हुआ है, ये भी पीडीएफ कर लेंगे, है ना। तो ये आपका किससे है, ओडिसी से। मैंने आपको महापात्रा सरनेम ओडिसी के लिए बताया है, तो मतलब याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो तुक्का मार के लिए। महापात्रा ये आपका मैंने ओडिसी के लिए बताया है। झावेरी, झावेरी और काफ़ी हद तक सिंह, ये मैंने आपको मणिपुरी के लिए बताया है। इसके अलावा रेड्डी फैमिली, ये मैंने आपको कुचिपुड़ी के लिए बताया है। तो ये सब जो कुछ क्लू है जो आपको काम आएगा। महाराज, महाराज कत्थक के लिए बताया है ना। महाराज शब्द जो है लास्ट में रहेगा, तो जनरली कत्थक होता है। याद है तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा। नहीं याद है तो डूबते को तिनका का सहारा, क्या बोलता है भाई, तिनका, तिनका मतलब कन्न, मतलब छोटा सा चीज़ है ना। सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, इंद्रानी रहमान, माधवी मुदगल, किरण सहगल, ये सभी के सभी जो है ओडिसी के जो है प्रमुख नृत्यांगना है, जिसमें से सोनल मानसिंह को हटा लीजिएगा, ये एक से अधिक नृत्य करती है, ठीक है। तो सोनल मानसिंह के बारे में ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक से जो ज़्यादा अधिक करती है ना, ये थोड़ा हाईयर लेवल में पूछता है, फिर ऑप्शन नहीं देता है, और बच्चे सोचते हैं अरे ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होता है, घर आके पता चलता है अरे बाप रे ये तो दोनों तरफ से खा रहा था, है ना। तो हमको ये चूज कर लेना चाहिए था, रसगुल्ला नहीं तो गुलाब जामुन, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इंद्रानी रहमान को ध्यान रखिएगा, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, एमटीएस पिछला वाले में। इसके अलावा चारू माथुर, झावेरी बहनें, कलावती देवी, नल कुमार सिंह, ये सब मणिपुरी से है। रेड्डी फैमिली, वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, अच्छा यामिनी कृष्णमूर्ति को भी स्लैब से बाहर निकाल लेना। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी कर लेती है, ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, देखिए ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम में भी है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम, तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बज्जी महाजनपद की राजधानी आपसे पूछा गया था, तो बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। बज्जी महाजनपद की जो सबसे बड़ी नगर आपसे पूछी जा सकती है, तो लिच्छवी जो है सबसे बड़ी नगर थी बज्जी महाजनपद की, लिच्छवी, ठीक है। इसी में वैशाली, आजकल जो आप ये हाजीपुर देख रहे हैं ना, हाजीपुर मुजफ्फरपुर वाला इलाका जो बिहार से हैं जानते होंगे, तो ये सब जो है बज्जी महाजनपद के अंदर ही था पहले ज़माना में, है ना। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, और ये गणतंत्र महाजनपद था जो अपने खुद का शासन व्यवस्था रखता था। इस महाजनपद की 4 प्रमुख नगर जो है लिच्छवी लिखा है ना, सही लिखा है। अंग महाजनपद की राजधानी आपसे पूछा जाता है, चंपा होता है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी होता है, देखिए कहीं कहीं राजगिरी को गिरिब्रिज भी लिखा रहता है, ध्यान रखेंगे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती होती है, ये वही श्रावस्ती है जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक, सर्वाधिक लिख देता हूँ, चलो सर्वाधिक उपदेश दिया था, है ना। सर्वाधिक उपदेश की बात करेंगे तो भगवान बुद्ध जो है श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल की राजधानी थे। और उस समय राजा का बात करेंगे तो प्रसेनजीत हुआ करता था, जिसके काल में उंगलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा, वो प्रसेनजीत के काल में ही आए थे, तभी महात्मा बुद्ध जो है उनको रोके थे और रुक गए थे, बाद में महात्मा बुद्ध का चेला बन गया था, है ना। मल्ल की राजधानी कुशीनगर था। देखिए मल्ल की राजधानी से आपको एक चीज़ याद आना चाहिए कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई अंत में मल्लों के संरक्षण में हुई, ठीक है, तो ये कुशीनगर में ही हुई है ना। अवंती की राजधानी पूछा जाता है उज्जैन या महिष्मति, क्योंकि अवंती के कई पार्ट थे, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, है ना। 16 महाजनपद का जो आपको वर्णन देखने को मिलेगा, ये अंगुत्तर निकाय नामक पुस्तक में देखने को मिलेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन है। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के सबसे फेमस राजा हुए। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक है। सातवाहन वंश शीशों का सिक्का चलाया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। चंगेज खां ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ये प्रश्न आए हैं, तो 1221 में आया था। और देखिए मैंने चंगेज खां तैमूर लंग दोनों बता रखा है। तैमूर लंग जो है ये भी मंगोलियन है, चंगेज खां भी मंगोलियन है, तो 1398 में आपका तैमूर लंग ने किया है। और तैमूर लंग जो आक्रमण किया है इसके काल में कौन शासक थे, ये भी पूछा जाता है, तो मोहम्मद नसरुद्दीन तुगलक। कौन, मोहम्मद नसरुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन तुगलक, इसके काल में जो है आपका शासन कर दिए, मतलब हमला कर दिए थे कौन, तैमूर लंग। वास्को डी गामा भारत आया था 1498। एक बार पूछा गया कि वास्को डी गामा सेकेंड टाइम भारत कब आया, तो आपको बताना है 1502, इन्होंने ही भारत का खोज किया था, श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता की छूट होती कौन से आर्टिकल है। देखिए एक आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 4, 25, 26, 27, 28 4 है,
तो इसमें मुझे ऑप्शन नहीं प्राप्त हुआ है कि भाई सिंगल फेज वाला था या फिर कंबाइंड वाला, तो मैंने यहाँ कंबाइंड वाला लिख लिया है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, बार बार बता रहा हूँ। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के जो भी आर्टिकल्स हैं आपको जरूर याद रहना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक क्या आता है, ठीक है। जैसे 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, माइनॉरिटी वाला। इसके अलावा 14 से लेकर 18 राइट टू इक्वलिटी है, यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है, मीडिया वगैरह। अनुच्छेद 20 और 22 जो है ये सजा आदि के मामले में छूट देता है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 21 जो है निजता का अधिकार है, इसे प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। 23 और 24 बाल श्रम पे निषेध है, माफ़ कीजिएगा, 24 बाल श्रम पे निषेध और 23 जो है बलात् श्रम पे निषेध, यानी बंधुआ मजदूर या फिर मानव तस्करी पे रोक, है ना। विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम पूछा गया था, काफ़ी लल्लू सा क्वेश्चन है। एशिया है, क्योंकि विश्व में जो 7 महाद्वीप है इसमें सबसे जो बड़ा है एशिया है, सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, ठीक है। और अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, ऐसा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऐसा महाद्वीप है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो खुद में देश है, तो ऑस्ट्रेलिया बता देना। 2022 तक निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऑस्कर किसने जीता? 2 ऑप्शन प्राप्त हुए, ए.आर. रहमान, जयप्रकाश नारायण। आई होप जयप्रकाश नारायण साहब को तो ऑस्कर की बात होनी ही नहीं चाहिए। तो ए.आर. रहमान को 2 ऑस्कर मिला है, 2009 में मिला है। और कौन से गीत के लिए मिला था? जय हो, है ना। तो ये ए.आर. रहमान ही होगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर लगाए हैं। बहरहाल स्टैटिक्स फॉर्म में जो इनसे क्वेश्चन आते हैं कि भारत का प्रथम ऑस्कर विजेता, तो भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। लेटेस्ट भारतीय ऑस्कर जो आया 2022 में, ये नाटू नाटू सॉन्ग के लिए आया है। RRR जो फिल्म निकला था उनका जो गीत है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुआ है। कितना अच्छा संजोग है कि लता मंगेशकर जो अब हमारे बीच नहीं है, इनका भी जन्म 1929 में ही होता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में ही होता है। ये सभी बात जो है 1929 में ही हुआ था। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम के कीट से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती से है। पीसी कल्चर है ना मछलियों के पालन से है। बर्मी कल्चर केचुआ का पालन से है। एक सेकेंड। अगला जो प्रश्न है, निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए खांसी आया और बीमारी वाला क्वेश्चन आ गया यार। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाता है। देखिए निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया और वायरस और कई मायनों में प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, इसीलिए इससे क्वेश्चन ये नहीं आता है कि ये किससे होता है, ठीक है। हर चीज़ में एक क्ल्यू लगा रहता है। रतौंधी या ट्रेकोमा नामक बीमारी जो होता है ये आँख को प्रभावित करता है। और सभी प्रकार की बीमारी विटामिन ए के कमी से होती है आँख की, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्टियोमलेशिया नामक एक बीमारी होती है और रिकेट्स नामक भी एक बीमारी होती है। ये दोनों ही बीमारी में जो है हड्डी प्रभावित होती है, हड्डी मुड़ने लगती है, हड्डी का ग्रोथ रुक जाता है। ये जो है विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। सूर्य की प्रकाश अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। स्कर्वी और में जो है मसूरों की रोग होती है, ये इसमें से मसूरों से खून आने लगती है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस बीमारी जो है ये मस्तिष्क में सूजन आ जाने को मेनिंजाइटिस बीमारी कहते हैं। ये मस्तिष्क का रोग है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे कम जो कोशिका विभाजन शरीर के किस पार्ट में होते हैं, तो मस्तिष्क में होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि मोटरसाइकिल ड्राइव करते समय हमेशा अपना जो है इस प्रकार वाला क्या रहता है, हेलमेट जरूर पहन ले, है ना। क्योंकि भाई सभी जगह से टूटेगा फूटेगा तो जुड़ सकता है, लेकिन अगर मस्तिष्क के इंटरनल चोट लग गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि जो कोशिका विभाजन वाला शब्द है इसका मतलब होता है कि एक कोशिका को 2 में 4 में 10 में बदलना। ऐसा नहीं है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि जो किसी भी क्षति से, किसी भी कारण से जो कोशिका की क्षति हुआ है उसकी पुनः आपूर्ति कराना, ये है कोशिका विभाजन, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, उदयनगर की स्थापना किसने किया था? तो महाराणा उदय सिंह ने किया था। देखिए पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि सवाई जय सिंह ने किस शहर की स्थापना किया, तो वहाँ पे जयपुर था। तो आज राजस्थान को टारगेट करा इन्होंने। तो दोस्तों ये थे हमारे। अच्छा एक वैल्यू एडेड टैक्स से कोई क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, VAD से, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन क्या था। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा अगर लग गया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर वगैरह ज़रूर करते रहें, ताकि हम भी जो है तत्पर रहें, आपके लिए मोटिवेट रहें।